Assalamualaikum, this is Moeed Peezada in Washington, United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में और मशरक़ वस्ता में अब आधी रात से आगे का वक्त है और मेरे सामने मेरे पास इस खत्े के हवाले से एक अपडेटेड पिक्चर है। जो मेरा पिछला वीलॉग था जिसका बहुत हद तक फोकस ईरान और अमेरिका के दरमियान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जो पावर कॉन्फ्रंटेशन और टसल है, जहां अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाए, उसमें अमेरिका का एज है, ग्लोबल कंट्रोल है। ईरान ये समझता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे उसका एक लेवरेज होना चाहिए, एक मैकेनिज्म को अमेरिका एक्सेप्ट करे, फिर आगे बातचीत होगी। तो मैंने इसका जिक्र किया था। जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले कमेंट्स देखे। कमेंट्स में देखता हूँ फीडबैक के तौर पे कि लोगों ने वीलॉग को कैसे देखा। तो मैंने 2-3 कमेंट्स ऐसे देखे, स्ट्रेट अवे मेरे सामने वो पॉपअप किया उन कमेंट्स ने, जिसमें लोगों ने लिखा, डॉक्टर साहब चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, टेंस सिचुएशन है, आपने 11-12 घंटे से इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं किया। मैं घबरा गया। मैं घबरा इसलिए गया कि अब तक आप सब ने ये चीज़ एब्जॉर्ब कर ली होगी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि कहीं ईरान के ऊपर अमेरिका ने ज़मीनी हमला कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्यारे पाकिस्तान को बलूचिस्तान की साइड से ईरान पर चढ़ा दिया है, या सऊदी अरब जो है वो जंग में शामिल हो गया। तो घबरा के मैंने तमाम दुनिया के जो खबर ऐसा एजेंसीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें मैंने देखना शुरू कर दिया, ईरान के हवाले से रिसर्च करनी शुरू कर दी। लेकिन निश्ता कोई ऐसी गुज़श्ता वीलॉग से अब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी डेवलपमेंट, सीज़मिक डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बदल दे। और मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या वजह है कि ऐसे नहीं हो सका। लेकिन मैं साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म्स खोल भी लूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। ये मेरे सामने जो इस वक्त साइट खुली हुई है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की है। इसके साथ मैं एक और साइट खोल सकता हूँ जो एक्सिस की है। फिर मैं इसके साथ एक तीसरी साइट खोल सकता हूँ जो ईरान का जो खबर इदारा है, प्रेस टेलीविज़न, जो उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ देता है, उसकी साइट है। मैं वापस न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ जाता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे लेफ़्ट पे, अब आई डू नॉट नो कि आप जिस तरह से देख रहे हैं या आपका लेफ़्ट है या राइट है, लेकिन मेरे लेफ़्ट पे ईरान के हवाले से 2 हेडलाइंस हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को अपडेट कर रही हैं। जैसे जो अभी मेरे सामने साइट खुली है जिसका टाइटल है सीज़ फायर अनरेवलिंग एज यूएस एंड ईरान ट्रेड स्ट्राइक्स अगेन। लाइव इसके ऊपर लिखा है 11 मिनट पहले, अब से 11 मिनट पहले ये अपडेट हुई है। दूसरा एक एनालिसिस है जो है हाउ ट्रंप फेल टू सिक्योर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इन हिज ईरान डील, जो बेसिकली तौर पे जो न्यूयॉर्क टाइम्स का है ना कि हमेशा तलते हैं ट्रंप को। उन्होंने एनालिसिस किया है कि ट्रंप की तमाम तर जो भी धमकियां हैं उसके बावजूद ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने में नाकाम हो गए। लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, दोनों स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसमें गुज़श्ता 12 घंटे से कोई फॉरवर्ड नई डेवलपमेंट नहीं है। वही इसके अंदर डिटेल्स हैं कि अमेरिका ने इस किस्म के हमले किए। कहीं अमेरिकन ने लिखा है कि 170 जगहों पे हमले किए गुज़श्ता 24 घंटों में। 140 ईरान की कोस्टल साइट्स पे, साउथ में, आबादान के आगे पीछे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में उन्होंने निशाना बनाया 40 टारगेट्स को, जिसमें ईरान की नेवल स्टेशंस हैं, ईरान के मिसाइल स्टेशंस हैं, रडार स्टेशन हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उसके ड्रोन उड़ाने के सेंटर्स हैं, उनको टारगेट बनाया ताकि ईरान की जो फैसिलिटी है शिपिंग के ऊपर हमला करने की, उसे रिड्यूस किया जाए। लेकिन देयर इज़ अ लल बिफोर द स्टॉर्म। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि अमेरिका की बुनियादी तौर पर, और साथ ही इसमें स्टोरीज़ में मेंशन है कि ईरान ने इस दफ़ा कुवैत को, बहरीन को, जॉर्डन को टारगेट करने के अलावा उन्होंने कतर को भी टारगेट किया है, फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया है। गो कि कतर कहता है कि हमने हमले रोक लिए हैं, लेकिन मैसेज दिया है कतर को। और साथ ही उन्होंने पहली दफ़ा ओमान को भी टारगेट किया। अब ओमान को टारगेट से मतलब है कि जहाँ जहाँ टारगेट किए गए हैं, ये इन मुल्कों की अपनी फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं उन्होंने किया, ये टारगेट किए हैं कहीं पर अमेरिका की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया। और ओमान में अमेरिका की कोई रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ थी जिन्हें टारगेट किया है। लेकिन मकसद है कि एक मैसेज जो है वो दिया गया। अब ये है क्या ये सारा कुछ? मेरा एनालिसिस ये है कि अमेरिका की पोजीशन ये थी, ख्याल ये था, एक्सपेक्टेशन ये थी, जैसा कि मैंने 2 वीलॉग्स में आपको बताया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अमेरिकन ऑफिशियल्स ने क्लेम किया था कि हमने ईरान को इतना ठोक दिया है पिछले 3 दिन पहले, और अब ईरानियंस हमसे ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो भी शिपिंग पे हमला हुआ 3 दिन पहले, ट्यूसडे, पिछले हफ्ते में, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे को, ये IRGC के रोग एलिमेंट्स हैं या ईरान की हुकूमत की इसमें मर्जी मंशा नहीं है, और हम इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमरीकी ऑफिशियल्स का न्यूयॉर्क टाइम्स को कहना था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सैटरडे तक ईरान ऑफिशियली तौर पे एक पोजीशन और एक स्टेटमेंट इशू करेगा जिसमें खुल के वो खुद से कहेगा कि तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, खा उसका नॉर्दर्न पैसेज हो ईरान की साइड वाला या उसका सदर्न पैसेज हो,
ओमान की साइड वाला, वो दोनों खुले हैं ट्रैफिक के लिए, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई उसमें जो है फ़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मैकेनिज्म वगैरह सब ख़त्म हो जाए। वो चीज़ नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि वो अमेरिकन की खाम ख्याली थी। मुझे भी समझ आती है कि अमेरिकन का ख्याल था कि हम धोस के ज़रिए, धमकी के ज़रिए, हमलों के ज़रिए ईरान से एक पोजीशन हासिल कर लेंगे कि अभी हम ईरान घबरा जाएगा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को इन्होंने मारा बहुत है, ईरान बहुत तकलीफ़ में है, ईरान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं, इनके पास एक मिलिट्री एज है, लेकिन ईरानियंस बड़े क्लियर हैं कि हमें ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी, हमने ये पोजीशन नहीं लेनी है। अगर हम ये पोजीशन लेंगे तो हम मारे जाएंगे। और ईरानियंस की अंडरस्टैंडिंग ये है ईरानियन साइड से कि ये ताकत के ज़ोर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा नहीं सकेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलने की क्या बात है, अमेरिका के पास बेतहाशा मिलिट्री पावर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में मसला ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो एक ऐसी एतमाद की फ़ज़ा खड़ी कर सके शिपिंग लाइंस के लिए कि शिपिंग लाइंस अमेरिकन प्रॉमिस के ऊपर ट्रस्ट करते हुए ओमान या ईरान के सामने से गुजर जाएं, जबकि ईरान उनको रोकता हो। ईरान का वेपन खौफ है। ईरान को ये पता है कि एक ड्रोन स्ट्राइक भी अगर किसी शिपिंग कंटेनर पे होती है जो तेल से भरा पड़ा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कमर्शियल और फाइनेंशियल इस किस्म के हैं शिपिंग कंपनीज के लिए, उनके पीछे लंदन में जो इंश्योरर्स बैठे हैं उनके लिए, कि जहाज़ ये रिस्क नहीं लेंगे। और अमेरिका वो एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं कर पा रहा जिसमें शिपिंग कंपनीज जो हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकें। ये वो पावर डायनामिक है जिसमें ईरान के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है और ईरान उसमें एक दफ़ा फिर हमें कामयाब नज़र आता है और अमेरिका बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। अब अमेरिकन से नेक्स्ट स्टेप क्या सोचे में, ये हमें अगले 24 घंटे में पता चलेगा, क्योंकि आप तो सुन चुके हैं कि अमेरिका के सदर ने कहा है कि मेरे हिसाब से सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर कोई नेगोशिएशन करनी है, नेगोशिएटर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ईरान की शटअप कॉल ये है कि नहीं, हमने नेगोशिएशंस भी नहीं करनी जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर एक मैकेनिज़्म और हमारा एक जो कंट्रोल है उसे एक्सेप्ट अमेरिका नहीं करेगा, हम किसी भी चीज़ में नेगोशिएशन पे 1 इंच जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वो सूरत हाल है जहाँ हम खड़े हुए हैं इस वक्त। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने गुज़श्ता 24 घंटे में अपने काउंटर पार्ट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची के साथ उन्होंने बात की। पाकिस्तान की मौजूदा जो रजीम है ना, उसने पिछले 24-48 घंटों में इस सूरत हाल को अच्छा खेला है। कतर ने इसको गंदा खेला है। कतर ने अमेरिकन नेवी के साथ मिल के गंद किया, एक तरह से साजिश की, जब अपने ऑयल टैंकर्स को ओमान की साइड से गुजारने की कोशिश की, जिसकी कीमत अब कतर को अदा भी करनी पड़ रही है। और कतर का जो एक ट्रस्ट एज ए नेगोशिएटर बिल्डअप हुआ था ईरान के साथ, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने ऑन अदर हैंड अपने आप को बेहतर तरीके से प्ले किया है। इस पूरी सूरत हाल में इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट जो है इशू नहीं की, बाकी सारे अरब ममालिक जो हैं वो लगे रहे। अब एक और चीज़ को नोट करें कि OIC जो है ना, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसके हेड ऑफिस जद्दा में है, सऊदी अरब में, जिसमें उन्होंने बड़ा कंडेम किया है। ये 57 मुस्लिम ममालिक की जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में एक शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का एक ख्वाब था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर। तो ये वो वाला प्लेटफॉर्म है, ताबखा के काशकर वाला, नील से ताबखा के काशकर वाला। तो इन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू की है और ईरान को बड़ा कंडेम किया है कि ईरान तमाम बाकी ममालिक जो हैं उनकी सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर हमले कर रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल है, दिस इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, दिस इज़ अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन चार्टर। मैं आपको याद करवाऊंगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने चेक भी किया है, 28 फरवरी से जब ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए, किसी भी स्टेप एंड स्टेज में होना तो ये चाहिए था कि उसके 24 घंटों के अंदर अंदर OIC के सारे ममालिक को फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे होते, जद्दा के अंदर अमेरिका के हमलों को कंडेम करते, कहते ये अनएक्सेप्टेबल है, ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, आप उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, हल डिप्लोमेसी से निकलेगा, ईरान के ऊपर आपने हमला कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को मार डाला। लेकिन बेशर्मी की और बेगैरती की और मुनाफिकत की इंतहा है कि OIC का कोई ऐसा इजलास ना हो सका। मेरा तो ख्याल है कि कोई स्टेटमेंट ही इनकी सिरे से नहीं आई। इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स अब तक आई हैं वो ये है कि ईरान एग्रेशन कर रहा है। इनकी एक स्टेटमेंट नहीं आ सकी कि इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ जो है एग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, ये फ़लस्तीन के इशू में हमास पे वहाँ पे गज़ा पे स्टेटमेंट्स इशू करते रहते हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि इनकी उन लूली लंगड़ी स्टेटमेंट्स का कोई इम्पैक्ट जो है वो बिल्डअप नहीं करता। अब सिचुएशन क्या है कि ईरान जो है उसने दोबारा एक बोल्ड स्टैंड ले लिया है, मुश्किल स्टैंड ले लिया है। ईरान को मार भी पड़ रही है, तकलीफ़ में है ईरान, लेकिन एक बोल्ड स्टैंड ले लिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे हमारी बात नहीं मानी जाएगी, मैकेनिज्म पे एग्री नहीं किया जाएगा, हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। इस पूरी स्टैंड में ईरान बिल्कुल अकेला है। टेक्टिकल लेवल पे
چین نے کسی حد تک، روس نے کسی حد تک ایران کی مدد کی ہے. فار انسٹنس ایران کے نارتھ میں جو کیسپین سی ہے، وہ جو کیسپین سی ہے وہاں سے ایران کو کچھ لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے، اور ایران کے نارتھ میں جو بہت سے سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہاں سے ایران کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس حد تک اس کو سپورٹ ملتی. میں آپ کو ساتھ یہ دکھاتا چلا جاؤں کہ یہی قسم کی ساری سچویشن جو ہے یہ ایکسیوس کے اندر بھی ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں. پریس ٹیلی ویژن کی سائٹ میں صرف آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس میں وہی پرانی ہیڈ لائن ہے. بائی اینڈ لارج اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے. ایران سے اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ٹو آل ٹرانزٹ اوور دی انلیگل US ملٹری موومنٹ. اب جس چیز کے اوپر میں اگر یہاں سے تھوڑا سا واپس آ جاؤں، جس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا ہے امریکہ کے، اسرائیل کے، تمام دنیا کے ذرائع ابلاغ کا، وہ فوکس ہے امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم کی جو رحلت، ان کی ڈیتھ ہو گئی سیٹرڈے کی رات کو، اچانک دفتن، ان ایکسپیکٹڈ. بیمار نہیں تھے، کوئی خبر نہیں تھی ان کی علالت کی، اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی. پروبیبلی ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، مطلب بلایا ایمرجنسی کو لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک. اب یہ موصوف جو ہے یہ یوکرین سے واپس آئے تھے پریزیڈنٹ زیلنسکی سے مل کے، اور وہاں پر یہ بنیادی طور پہ روس کے خلاف ایک الائنس کھڑا کرنا چاہ رہے تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ وہ تمام ممالک جو روس کا تیل خریدتے ہیں ان کے اوپر مزید سینکشنز لگائی جائیں، جو سینکشنز پہلے ہٹا دی گئی تھیں. اور دوسرا یہ امریکہ کے اندر ایک ڈومیسٹک لیجسلیشن پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کر رہے تھے، جہاں پر کہ جو الیکشن ہوں گے، مڈ ٹرم کے جو بھی الیکشن ہوں گے، اس میں ووٹرز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے نئے بلو پرنٹ ڈاکومنٹس اور میکینزمز طے کیے جائیں، جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ نے NIC وغیرہ جو ہے وہ کیری کرنا ہے. اب عالم اسلام میں، مسلم دنیا کی یہ ریت ہے کہ مر جانے والے کے بارے میں اچھی ہی بات کی جاتی ہے کہ صاحب نے فلاں ڈگری لی ہوئی تھی، فلاں کام کیا، ان کے اتنے بچے ہیں، ان کی اتنی بیگم تھیں، یہ تھا وہ تھا، اتنی دفعہ وہ سینیٹر رہے ہیں. یہ ساؤتھ کیرولائنا کے سینیٹر تھے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں بائی اینڈ لارج، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ خس کم جہاں پاک. لنڈسے گراہم ایک بہت نفرت سے بھرے ہوئے شخص تھے. پتہ نہیں انہوں نے کوئی پازیٹیو کام زندگی میں کبھی کیا ہے کہ نہیں، لیکن غزہ میں جو جینوسائیڈ ہوا اسے یہ سپورٹ کرتے رہے. یہ لوگوں کو قتل عام کرنے کا، بچوں سمیت جو بھی تھا اس کو یہ انہوں نے ہمیشہ اس کی تائید کی اسرائیل کی. APEC ان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. بہت پیسے کھائے ہوں گے انہوں نے APEC سے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ یہ لابنگ کرتے تھے اسرائیل کے لیے. اور اکارڈنگ ٹو ایکسیوس کی جو میں ابھی اسکرین دکھا رہا تھا، باراک رابط کا یہ کلیم ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں ان کی کئی دفعہ باراک رابط کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور اس وقت ان کا گول، پلان یا ایمبیشن یہ تھی کہ ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میں جنوری تک اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک ڈیفنس پیکٹ اور ایک ریلیشن شپ میں ڈیولپ کر دوں. اور اس کی اسمپشن ان کی یہ تھی کہ ایران اب بڑا کمزور ہو گیا ہے. ایک طاقتور ایران کے خوف کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کر رہا، بیکاز ایران ایسے سیاسی ایکویشن یا مسائل پیدا کرتا ہے خطے کے اندر، اس کا سٹینڈ پوائنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کنڈیوسو نہیں. یہ بہرحال یہ لنڈسے گراہم کا یہ تھنکنگ تھی ایز پر باراک رابط. لیکن اس میں دو راستے میں چیزیں تھیں. وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن پہ پروگرس ہو سکے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پروگرس ہو نہیں سکتی. اور یہ ہے کہ امریکہ کے جو کانگریشنل الیکشن ہے اس میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے بعد، اور اسرائیل کے جو اکتوبر کے الیکشنز ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ الیکشن ہو رہے ہیں اسرائیل میں، تو اس کے بعد میں ایک ایسی صورتحال پیدا کر دوں گا امریکن کانگریس کی مدد سے، اسرائیلی پالیٹکس کی مدد سے، کہ اسرائیل اور سعودی عرب کو قریب جو ہے وہ لایا جا سکے گا. وہاں پہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس سے گھبرا رہے ہیں، وہ اس پہ پروگرس جو ہے وہ اس وقت نہیں کرنا چاہتے. اور ٹرمپ نے ان کے مرنے سے چند گھنٹے پہلے ان سے بات کی، اور ایک ان کی بہت بڑی خواہش یہ تھی لنڈسے گراہم کے مرنے سے پہلے کہ آخری دفعہ امریکہ جو ہے یہ سب چیزیں تب پروگرس کریں گی کہ امریکہ ایک بہت خوفناک حملہ کرے ایران پہ، جس میں ایران کی ساری ریزسٹنس جو ہے وہ کولیپس کر دے. اب شاید ڈونلڈ ٹرمپ وہی حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کی ریزسٹنس کولیپس کرتی ہے ہی نہیں، کولیپس کرتی. لنڈسے گراہم جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب آئے ہم تھوڑا سا پاکستان افیئرس پہ. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ قسم کی چیز دکھاتا ہوں، بلکہ انڈیا پاکستان کے افیئرس پہ اگر ہم آئیں تو یہاں باقی سب چیزوں کو تو ہم بے شک بند کر دیں. اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک آرٹیکل میں نے پبلش کیا پیٹرین کے اوپر، ٹی وتھ جنرل ضیاء ان اٹک فورٹ پاکستان فیمس کورٹ مارشل اینڈ آرمی آفیسر ریمبرز دی فیلڈ کو آف 1973. یہ میرا لکھا ہوا آرٹیکل نہیں ہے، یہ میجر سعید اختر ملک ریٹائرڈ جو تقریباً 80 برس کے ہیں، یہ ان کا لکھا ہوا پیس تھا جو سب اسٹیک پہ ہے. میں نے اس کا لنک بھی یہاں پہ دیا ہے. یہ ای میل میں چل رہا تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے دیکھا، میں نے اس کو پڑھا. پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے
पाकिस्तान की बहुत इंटरेस्टिंग पीस 1971 के तनाज़र में लिखा हुआ, तो मैंने इसे अपने पैट्रियन पेज पे सबके लिए ओपन करके मैंने इसे पब्लिश कर दिया ताकि इसको ज़्यादा लोग जो हैं इसको पढ़ सकें। और फॉर्चुनेटली इसको अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ा है और इसके ऊपर बहुत से कमेंट्स भी हैं और कमेंट्स बहुत इसके ऊपर अच्छे हैं। और मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि इस पैट्रियन पेज को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। मैं तो चाहूँगा कि एज अ स्ट्रेटेजिक इनसाइडर ज्वाइन करें, लेकिन किसी भी कैपेसिटी में आप इसको ज्वाइन करें। इस पीस की ये फ्री पीस है, इसको पढ़ सकते हैं सब। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इससे आपको ये पता चलता है कि 1971 के बाद पाकिस्तान के जो जूनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, जो मेजर हैं और कर्नल हैं, उनके अंदर बहुत ये फीलिंग पाई जाती है कि फ़ौज के जो सीनियर अफसरान हैं, जनरल साहिबान हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। और चंद हफ्ते शेम के गुजारे, उसके बाद कोई शर्म किसी को नहीं रही, हंकी डोरी, सब अपनी ज़िंदगी और अपनी नौकरियों के चक्कर में पड़ गए। और ये जो कू की कोशिश थी, जो साजिश थी, जिसका अटक फोर्ट में ट्रायल हुआ, उसका खालिस्तन ताल्लुक इन जूनियर ऑफिसर्स के, जो मेजर और कर्नल, कुछ उसमें ब्रिगेडियर्स भी थे, उसके साथ ही इसका ताल्लुक था। ये तो खैर मैंने नहीं लिखा, मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे पोस्ट किया, पब्लिश किया, और बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की है। मुझे इसमें जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, दो चीज़ें। एक तो ब्रिगेडियर FB अली, जिन्होंने सकूत ढाका के बाद वो अपना ट्रूप्स लेकर आए रावलपिंडी में, और उन्होंने जनरल याहिया उनके साथियों को मजबूर किया कि इक़्तिदार को पावर ट्रांसफ़र की जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। वो जो ब्रिगेडियर FB अली थे, उनकी इस जुर्रत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना डरते थे कि उन्होंने बाद में उनको फ़ौज से भी निकाला और फिर उनके ऊपर ये मुकदमा भी चलाया गया, उनको उम्र कैद की सज़ा भी दी गई। और आप जानते हैं कि भुट्टो साहब को फिर खुदा ने क्या सज़ा दी उनकी तमाम हरकतों की उसके बाद। तो एक तो इसका ये पहलू है जो इसमें देखने वाला है कि ब्रिगेडियर FB अली जो एक पॉजिटिव फोर्स थे पाकिस्तान की तारीख में, उनको किस तरह से ट्रीट किया गया। दूसरी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगी, मैंने उस पर ट्वीट भी किया, कि इस कोर्ट में जो ये ट्रायल हुआ है, फोर्ट कोर्ट में, अटक फोर्ट में, इसमें जो ट्रायल हुआ है, इस ट्रायल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो मेजर जनरल ज़ियाउल हक थे, जो बाद में पाकिस्तान के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके। यहाँ पर उन्होंने ट्रायल किया, बड़ी सख्त सज़ाएँ दी, बहुत से ऑफिसर्स को उम्र कैद सज़ा दे दी, कई को 10 साल सज़ा दी, 15 साल सज़ा दी, 5 साल सज़ा दी जनरल ज़ियाउल हक ने। ज़रा मुनाफिकत की इंतहा देखें कि जनरल ज़ियाउल हक ने उन फौजी अफसरों को यहाँ पे सज़ाएँ दी हैं जो एक साजिश कर रहे थे तख्ता उलटने की, ये कू करने की, और फिर यही जनरल ज़ियाउल हक जो हैं ये बाद में पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक सक्सेसफुल कू मेकर जो है वो बनते हैं। अब एक और चीज़ इसमें नोट करें, ये तहरीर मेरी नहीं है, लेकिन मैंने जब इसका लिंक, पैट्रियन के इस आर्टिकल का लिंक मैंने ट्विटर पे शेयर किया है, तो वहाँ वो जो सरकार के टैटू हैं जिनको तनख्वाह वहाँ से मिलती है, वो सारे के सारे सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे जमा हो गए। और वो ये लिख रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज से और रियासत से नफ़रत करता था। तो मैं सोच रहा था कि फिर बूट पॉलिश कौन था, कुछ तो एक्सप्लेन कर देंगे बूट पॉलिश से यहाँ तक का जो सारा हमारा सफ़र है वो कैसे हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और ये वो फिल्म की खप है जो इस वक्त हिंदुस्तान में पड़ी हुई है सतलुज फिल्म के ऊपर। और मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर अब यहाँ पे पढ़ के आपको सुना दूँ, ये चंद दिन पुराना BBC की इसकी न्यूज़ स्टोरी है, फिर मैं मज़ीद तफ़सीलात इसकी आपसे शेयर करता हूँ। सतलुज का तनाज़ा, दिलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज़ होने के 48 घंटे के बाद ही हटा दी गई। हिंदुस्तान में भी बड़े मसले हैं, लेकिन मसले जो हैं हिंदुस्तान के मसले पाकिस्तान से मुख्तलिफ नेचर के हैं। ये जो आइटम है ये BBC की स्टोरी का, ये तो पुराना है, लेकिन मैं इसका अपडेटेड वर्जन भी आपके सामने रखता हूँ। इंडिया में अदाकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को 48 घंटों के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाने के बाद एक नया तनाज़ा यानी झगड़ा खड़ा हुआ है। इंसानी हकूक़ के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी पर मबनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज 3 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, लेकिन इससे 5 जुलाई को ही प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ZEE5 ने X हैंडल पर यानी ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सतलुज रोक दी गई है, लेकिन इससे शुरू होने वाली बहस जारी है। हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही आप तक वापस लाया जाएगा। ताहम इस बयान में ये वजाहत नहीं की गई कि फ़िल्म को हटाया क्यों गया है, यानी ये माना नहीं जा रहा कि गवर्नमेंट का एक्शन है। याद रहे कि इंसानी हकूक़ के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा ने इंडियन पंजाब में मारबाए अदालत हलाकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, लेकिन बाद में वो खुद भी अगवा हुए और मेरा ख्याल है कि कत्ल हो गए थे। फिल्म के मरकज़ी अदाकार दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता और खालड़ा साहब की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको, मैंने ये आपको आइटम इसलिए दिखाया, पहले
پیٹرین کا میں نے آرٹیکل آپ کو دکھایا جو بالکل ہی معصوم آرٹیکل ہے. اب یہ ہندوستان کے اندر فلم اور اس کے اوپر ہندوستانی حکومت کا اور وہاں کی ایلیٹ کا جو ریئیکشن ہے, کیونکہ ہندوستان کی ایلیٹ کا ریئیکشن بڑا اگلی ہے, گندا ریئیکشن ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں سے ان کی انسیکیورٹی پتہ چلتی ہے. لیکن دونوں سسٹمز کے درمیان میں ابھی بھی جو فریڈمز کا فرق ہے وہ یہاں میں بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جسونت سنگھ کھلڑا جن کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہا جا رہا ہے, یہ بنیادی طور پر ہندوستانی پنجاب میں ایک امرتسر کے اندر ایک بینک امپلائی آفیشل تھے جو دیکھ رہے تھے کہ لوگ مسنگ پرسنس تھے, بہت زیادہ لاشیں اپیئر ہو رہی تھیں 1984 سے لے کے 1995 کے درمیان میں, جب سکھوں کی انسرجنسی اور بغاوت تھی جسے کچل دیا گیا گولڈن ٹیمپل اینڈ آل دیٹ. تو یہ دیکھتے تھے کہ بے تحاشا لاشیں اپیئر ہو رہی ہیں, لوگ گم ہو رہے ہیں. پھر ان کے جب ایک دوست کو اٹھا لیا گیا, وہ بھی گم ہو گئے, مار دیے گئے, تو انہوں نے اسے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور یوں جسونت سنگھ کھلڑا ایک بینک آفیشل سے ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں بدل گئے. ان کو بہت وارن کیا گیا. اچھا, اسی کانٹیکس میں یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے ہندوستان کی حکومت نے پنجاب کو ڈیل کیا, بہت سال پہلے میں نے اس میں بہت ہی خوبصورت میں نے فلم دیکھی تھی ہندوستانی جس کا نام تھا ماچس, جس میں ہیروئن تبو تھی اور بہت سے اور لوگ تھے. بہت خوبصورت فلم تھی. بہرحال جسونت سنگھ کھلڑا کو ہندوستانی پنجاب کی طرف سے اور جو مختلف عناصر ہوتے ہیں حکومت کے کنٹرول میں, ان سے بہت وارن کیا گیا کہ باز رہو ورنہ تمہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور پھر 1995 میں انہیں بھی اٹھا لیا گیا اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اب اس کو جو ہندوستانی ریئیکشن ہے وہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے. پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ اس فلم کو بنانے والے اداکار, رائٹر, ایڈیٹر, فلم میکر سب ہندوستان کے اندر موجود ہیں. وہ سکھ بھی ہیں اور ان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہندو بھی ہیں. اور یہ فلم عرصے سے ڈسکس ہو رہی ہے, اس پہ چیزیں چھپ رہی ہیں. سو مچ ہو کہ 2023 کے اندر اس فلم کی انڈین تھیٹرز کے اندر اس کی فلم اس کو دکھانا تھا, وہاں پہ اس کو یہ فلم اس کو آؤٹ ہونا تھا انڈین فلم تھیٹرز میں. لیکن انڈین سینسر جو ہے اس نے اس پہ بہت سی آبجیکشنز ریز کی. انہوں نے کہا کہ اس کے یہ پارٹس کو چینج کریں, یہ پارٹس کو چینج کریں, اور پھر یہ بحث کئی مہینے چلتی رہی, جس کے بعد جو فلم میکرز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو OTT بورڈ پہ ریلیز کرتے ہیں, یعنی نیٹ فلکس ٹائپ جگہوں پہ ریلیز کرتے ہیں, اور اسے ZEE5 کے اوپر ریلیز کیا گیا. لیکن 2 دن یہ وہاں چلی اور 2 دن کے بعد اسے مسٹیریسلی وہاں سے ہٹا دیا گیا. پہلے ہندوستانی ویورز کے لیے اسے ہٹایا گیا, پھر ورلڈ وائڈ اس کو ہٹا دیا گیا. رزلٹ کیا نکلا ہے کہ ہندوستان کے تمام گردوارے جو ہیں اور خاص کر کے پنجاب کے اندر اس کو دکھا رہے ہیں. اس کی میرا خیال ہے مفت اس کو دکھایا جا رہا ہے. انڈین ریسٹورنٹس کے اندر, ہوٹلز کے اندر, مختلف جگہوں پہ, کالجز میں پنجاب میں اس کو جو پرائیویٹ کالجز والے ہیں وہاں اس سے دکھایا جا رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن آ گئی ہے پنجاب کی ہائی کورٹ کے سامنے, ہریانہ کے سامنے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ZEE5 کا اپنا یہ خیال ہے پلیٹ فارم کا کہ بہت جلدی یہ فلم جو ہے یہ واپس آ جائے گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ واپس آ جائے گی, ان کو دکھانی پڑے گی. باقی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے کینیڈا کے اندر ڈائسپورا ہے, برطانیہ میں ڈائسپورا ہے, تو یہ فلم جو ہے وہ دیکھی جائے گی. اب ہندوستانی حکومت کا جو اس پہ ریئیکشن ہے یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. اس میں بہت زیادہ انسیکیورٹی شو ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی پنجاب میں جو انسرجنسی ہوئی وہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا ہی دردناک قسم کا باب ہے, جہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا. گولڈن ٹیمپل کے اوپر جس طرح سے چڑھائی کی گئی, وہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے, سکھوں کا مقدس ترین مقام تھا. لیکن اس کے پیچھے کی ایک پالیٹکس ہے جس سے آپ کی جنریشن بھول گئی ہے. وہ پالیٹکس یہ ہے کہ سکھوں کی ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ایسٹ پنجاب کی لنگووال, جس کو مجھے نام ذہن میں آتا ہے, وہ ایک گریٹر اٹانومی مانگتے تھے ود ان دی انڈین کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. اور اندرا گاندھی کی اس وقت کی حکومت اور اندرا گاندھی کی IB نے 1980s میں, جسی وجہ سے اندرا گاندھی کو الٹیمیٹلی اپنی جان بھی, اندرا گاندھی کی جو اسیسینیشن ہوئی وہ اسی گولڈن ٹیمپل کے اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اندرا گاندھی نے IB کو یوز کر کے جو سکھ مذہبی انتہا پسند تھے انہیں انکریج کیا تاکہ لنگووال کی حکومت جو ہے اسے ناکام بنایا جائے. اور پھر کسی سٹیپ اینڈ سٹیج کے اوپر یہ جو سکھ انتہا پسند تھے یہ انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. اور الزام یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اور جنرل ضیاء کی حکومت نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. لیکن ابھی یہ دوسری بھی حقیقت ہے, اور وہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ میں بہت اس کو پڑھتا بھی ہوں اور سکھوں سے میری بات بھی ہوتی ہے جو امریکہ میں آگے پیچھے. یہ جو سکھوں کی نئی جنریشن ہے وہ اب ہندوستان کے فریم ورک کے اندر ہی اپنی زندگی اور اپنا مستقبل دیکھتی ہے. بیکاز سکھ 2, 2.5, 3 کروڑ ہوں گے ہندوستان پورے میں, 1.5% ہوں گے, 2% ہوں گے, اور جو لارجر انڈیا ہے 1.5 ارب لوگوں کا وہ اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور کوئی یہاں پہ سیپریٹزم کی بہت زیادہ موومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی.
गिवन दीज सर्कमस्टांसेस इंडियन गवर्नमेंट का एक फिल्म के ऊपर जो रिएक्शन है ये बड़ा ही मायूस कुन है। वो हिंदुस्तान और वो एलीट और वो लोग सारे जो इंटेलिजेंसिया जो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर समझती थी या समझना चाहती थी या समझना जो भी थी उसकी, उनकी इस किस्म के जो रिएक्शन है ये बड़े बड़े मायूस कुन है। बजाय इसके कि वो एग्जाम्पल सेट करें ग्लोबल साउथ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, ये रिएक्शन जो उनका आया है सामने ये बड़ा मायूस कुन है। लेकिन बहरहाल आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के मुकाबले में ये बड़ा डिफिकल्ट है। अब चूंकि मिसिंग पर्सनस की बात हुई है, थोड़ा सा हम देख लें कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। प्यारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में मसलसल जो ऑपरेशन शाबान है वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया है। बलूचिस्तान की कोई पहाड़ी नहीं छोड़ी हमने अपने गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से, जहां हम मसलसल पत्थरों के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस सारी कार्रवाई के दरमियान में वशाल के इलाके में जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने बाज़ार के ऊपर हमला किया, बड़ी देर तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया और 5 वहाँ पे दुकानदार और शॉपकीपर्स जो पंजाबी ओरिजिन के थे उनको उन्होंने मार डाला। इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर बलूचिस्तान की शोरश में कोई कामयाबी हासिल करेगी तो वो सिर्फ टेम्प्रेरी नेचर की होगी, परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा जब तक कि इस सियासी मसले का एक सियासी हुकूमत डायलॉग के लिए हल नहीं निकालेगी। अब कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 15 जुलाई की डेडलाइन वहाँ पे दी हुई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, JAC ने, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4000 के मज़ीद फेडरल फोर्सेस और 7 कंपनीज जो हैं रेंजर्स की, उनको वहाँ बुला लिया गया है। इसका मतलब है कि मज़ीद वहाँ पे सूरत हाल ख़राबी होगी, बेहतरी की तरफ जाते हमें नज़र नहीं आएगी। पहले ही 16,000 फेडरल ट्रुप्स वहाँ पे बुलाए गए हैं। छोटी सी आबादी है 40-45 लाख की, आप उसमें देख लें कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा हालात इन्होंने कितने अजीब गरीब जो हैं वो इन्होंने वहाँ पर पैदा कर दिए हैं। तो अभी इतना ही, और फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स ऑन दिस डिस्कशन एज वेल।